नमस्ते छात्रों। आज के पाठ में हम वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है अभ्यास 1.1, जिसमें हम प्रश्न संख्या 8 से 7 को हल करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्या आपके पास दी गई है 140, 156, 3825, 5005, 7429। ये अलग अलग संख्याएं आपको दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है आपको क्या करना है इसमें, हर एक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही सीखेंगे। देखिए, पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 140। 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने 140 को ऊपर लिखा, फिर उसके बाद जो 140 है उसको भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने देखी, कौन सी होती है? 2। 2 हमारे पास 140 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमने 2 को यहाँ लिखा। अब 2 को जब 140 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 70 मिलेगा। अब 70 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 को जब आप भाग दोगे किससे? 70 से। जब आप 2 को आप भाग करोगे 70 से तो क्या मिलेगा आपको? 35। अब 35 भी आपके पास क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। यानी कि इसको भाग देने वाला कोई हमें अभाज्य संख्या मिलेगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 35 को भाग देती हो वो कौन सी है? 5 है। अब 5 को जब 35 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब 7 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये हमने प्रक्रिया कब तक चालू रखी? जब तक कि हमारे पास अंत में एक अभाज्य संख्या ना मिल गई हो। अब हमारे पास अंत में यहाँ पर अभाज्य संख्या मिल गई 7, तो यही हम इस प्रक्रिया को समाप्त करेंगे और हमारे पास जो 7 है इसको इधर लिखा, 7 को 7 से भाग दिया तो क्या मिलेगा? 1। लास्ट में जैसे ही आपके पास 1 आ गया, इस प्रक्रिया को हम समाप्त कर देंगे। और यहाँ पर जो आपको इधर बाई तरफ अभाज्य संख्याएं दिख रही है, इनके गुणनफल में इनके गुणनफल में हम पहली संख्या जो थी 140 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से 140 को अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है तो 140 को हम कैसे लिख पाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे पास आ गया 140 का। 140 को हमने क्या किया? उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त किया यहाँ पर। इसी तरीके से क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या है 156। अब 156 जो है इसको हमें व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। वही हम प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। तो 156 को भाग देने वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। 2 को जब भाग देंगे 156 से क्या मिलेगा आपको? 78 मिलेगा। फिर 78 को भाग देंगे किससे? 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 78 को भाग देती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 39। अब 39 भी हमारे पास क्या है? भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को भाग देने वाला सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। 3 को जब भाग देंगे 39 से क्या मिलेगा? 13 मिलेगा।
अब 13 हमारे पास कैसी है? अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और अब बाईं तरफ जितनी भी अभाज्य संख्या हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इन सब के गुणनफल में हम किसे लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं। तो 156 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी तरीके से हर एक संख्या को आपको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। अब ऐसे ही हमारे पास तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या भी गिवन दी गई है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगली संख्या है 3825। अब इसे हमें व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। कैसे करेंगे? देखिए, 3825 इसको भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। 3 को जब भाग कर दोगे आप 3825 से, क्या मिलेगा आपको? 1275। अब इसको हम फिर से भाग दे सकते हैं 3 से। ये हमारे पास 3 क्या है? अभाज्य संख्या, जो कि 1225 को विभाजित कर रही है। तो हमारे पास जब हम 1225 को भाग देंगे 3 से, तो क्या मिलेगा? 425। अब 425 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 है। 5 से जब भाग देंगे 425 को, हमें कितना मिलेगा? 85। 85 को जब भाग देंगे, जब हम अ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 85 को विभाजित करती हो, तो वो 5 है। तो 5 से जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 17। अब 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से छोटा कोई भी हमारे पास संख्या नहीं मिलेगी, जो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी जो कि 17 को भाग देती हो। तो यहाँ पर हमने 17 से भाग दिया 17 को, क्या मिला हमें? 1। अब हमारे पास बाईं तरफ सारे कैसे संख्या मिल गई? अभाज्य संख्या। और इन्हीं के गुणनफल में हम किसे व्यक्त करेंगे? 3825 को। तो 3825 हमारा बराबर होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इस तरीके से हमने 3825 को व्यक्त किया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। अगला देखते हैं, अगली संख्या है 5005। इसे कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, फिर से वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। 5005 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 है, तो भाग देने पे क्या मिलेगा हमें? 1001। अब 1001 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7, भाग देने पे क्या मिलेगा? 143। अब 143 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 मिलेगी आपको। जब 11 से आप भाग दोगे 143 को, तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। 13 मिलेगा। अब 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 को ही 13 से भाग देंगे, क्या मिलेगा अंत में? 1। अब हमारे पास जो बाईं तरफ है वो सारे कैसे आ गई? अभाज्य संख्या आ गई। और ये प्रक्रिया हमारी कब समाप्त हो जाती है? जब हमें अंत में यहाँ पर 1 मिल जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 5005 को अगर हमें व्यक्त करना है अभाज्य खंडों के गुणनफल में, तो क्या मिलेगा हमें? 5005 आपका बराबर होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या में हमारे पास है 7429। अब हमें इसे व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 7429 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 17 आएगी आपके पास। जब 17 से आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 437। अब 437 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 19। 19 के से भाग देने पे क्या मिलेगा हमें? 23। 23 हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब हमारे पास 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23।
तो इस तरीके से हमने सारी संख्याओं को किस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए, तो आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आप किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दिए गए हैं पूर्णांकों का युग्म। जैसे पहले प्रश्न में हमें दिया गया है 26 और 91। अब हमें इन दोनों, ये जो पूर्णांकों का युग्म है, इसके एचसीएफ और एलसीएम को बताना है सबसे पहले, और फिर सत्यापित करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि दो पूर्णांक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो यही हमें यहाँ पर सत्यापित करना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। ये आपको निकालना है। तो पहले से शुरू करेंगे। पहली जो संख्या में दी गई है वो क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 के लिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले 26 और 91, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यानी कि 26 और 91 दोनों को ही हमें व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 26 लिखा। अब 26 को भाग देने वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। 2 से भाग देने पे क्या मिलेगा आपको, 13। 13 आपकी अभाज्य संख्या। 13 को 13 से भाग देने पे हमें अंत में क्या मिल गया, 1। ऐसे ही 91, 91 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 होती है। 7 से भाग देने पे आपको क्या मिला, 13। 13 को 13 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 26 हमारा बराबर आ गया 2 गुणा 13 और 91 बराबर आ गया 7 गुणा 13। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए। जो एचसीएफ है आपका वो क्या होगा, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इन दोनों में आपके पास अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य जो है उसको हमें देखना है। अब उभयनिष्ठ अभाज्य दोनों में कौन सा है, 13। और जो आपके पास इनमें उभयनिष्ठ अभाज्य दिखेगा उसकी आपको न्यूनतम घात, सबसे छोटी घात लेनी है। तो अब 13 की न्यूनतम घात क्या दिख रही है आपको, 13 की घात 1। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 13 की घात 1 यानी कि 13। इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा कि जितने भी आपके पास दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड है उनकी उच्चतम घात का गुणनफल। यानी कि आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 है, वो एक अभाज्य संख्या है। अब 2 की उच्चतम घात कितनी दिख रही है आपको, 2 की घात 1 दिख रही है, तो हमने यहाँ पर वही लिखा। 13 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 13 की उच्चतम घात कितनी आपको दिख रही है, 13 की घात 1 ही दिख रही है। दोनों में ही, दोनों ही संख्याओं में हमें सबसे ज्यादा, तो 13 की घात 1 आ गया। अब 7 है, 7 की कितनी आपको उच्चतम घात दिख रही है दोनों ही संख्याओं में, 7 की घात 1, तो वही हमने यहाँ लिखा और सबको हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13 यानी कि 182। अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया जो हमें निकालना था। अब हमें क्या करना है, हमें ये सत्यापित करना है कि दोनों का गुणा, एचसीएफ और एलसीएम का, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी कि अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या, 26 गुणा 91, ये आपको मिलेगा 2366।
वहीं पर अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को आपस में गुणा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एचसीएफ आया था 13, एलसीएम आया था 182, तो दोनों का गुणा कितना आ गया? 2366। और ये हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से हमने ये सत्यापित कर दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आते हैं दूसरे पर। अब हमें जो दूसरी संख्याओं का युग्म दे रखा है वो है हमारे पास 510 और 92। अब 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है। वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 और 92 का। तो 510 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 से भाग देने पे क्या मिला? 255। अब 255 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 3 से भाग दिया जब 255 को तो क्या मिला हमें? 85। 85 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5। 5 से भाग देने पे क्या मिला? 17। अब 17 हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो 17 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 17 ही आएगी और भाग देने पे क्या मिलेगा? 1। इसी तरह से 92 के लिए हम करेंगे। तो 92 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और जब 2 को आप भाग दोगे 92 से तो क्या मिलेगा आपको? 46 मिलेगा। और 46 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और जब 2 को आप भाग दोगे 46 से तो क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। और 23 हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो 23 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 23 ही मिलेगी आपको। और अंत में क्या मिलेगा? 1। यानी कि 510 और 92 को अगर आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में, तो कैसे लिख सकते हो? 510 आपका होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। वहीं पर 92 आपका होगा 2 गुना 2 गुना 23। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तीय। वो आपका क्या होगा? जो आपके पास उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उन सबका गुणनफल। अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल क्या मिल रहा है आपको? 2 है। 2 हमारे पास दोनों में ही उभयनिष्ठ है और अभाज्य संख्या है, तो एक तो हमें मिल गया 2। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अभाज्य संख्या आपको दोनों में ही दिख रही है उसकी न्यूनतम घात को हम लिखते हैं। तो 510 में हमें घात दिख रही है 1 और 92 में हमें 2 की घात दिख रही है 2। तो न्यूनतम घात क्या हुई? 2 की घात 1। उसी को हमने यहाँ पर लिखा। और बाकी हमारे पास कोई भी संख्या अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है 2 के अलावा जो दोनों में ही शामिल हो। तो इसलिए हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 2 के बराबर। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? जितनी भी हमारे पास अभाज्य संख्या शामिल है 510 और 92 के गुणनखंडन में, तो उन अभाज्य संख्याओं की उच्चतम घात का गुणनफल ये आपका होगा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर आपके पास 2 है। 2 की उच्चतम घात कितनी दिख रही है? 2 की घात 2, तो हमने उसे ही यहाँ पर लिखा। 3 की उच्चतम घात कितनी दिख रही है? 3 की घात 1 है। दोनों में अगर देखें तो 3 की घात 1 ही हमें सबसे ज्यादा दिख रही है, तो 3 की घात 1 को लिखा यहाँ पर। 5 की घात 1 और 17 की भी 1 की घात दिख रही है, 23 की भी। तो इन सबको हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया? 23,460। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला हम पूर्णांकों का युग्म देखेंगे और वो हमारे पास है। सबसे पहले हमें ये सत्यापित करना होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो हमने 510 और 92 इन दोनों का क्या निकाला? इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। अब क्या करेंगे? हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो 510 और 92 को गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? 46,920। वहीं पर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? एचसीएफ आया था 2, एलसीएम आया था 23,460। दोनों का गुणा किया तो हमें क्या मिलेगा? 46,920। यानी कि हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के। तो ये हमने सत्यापित कर दिया जैसा कि प्रश्न में दिया पूछा गया था। अब देखते हैं अगली संख्या।
अगली जो युग्म हमें दिया गया है वो है 336 और 54। तो यहाँ पर इनका हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 336 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से भाग देने पे क्या मिला? 168। फिर से 2 पे भाग जा रहे, क्या मिला? 84। फिर से 2 पे भाग जा रहे, क्या मिला हमें? 42। फिर से ये 2 पे भाग जा रहे, क्या मिला? 21। और अब 21 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 3 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 7। और 7 को 7 से 7 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 7 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 ही होगी। तो भाग देने पे क्या मिलेगा अंत में? 1। इसी तरह से 54 के लिए करेंगे। 54 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। भाग देने पे मिला 27। फिर उसके बाद 27 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। भाग देने पे क्या मिला? 9। ये फिर से हमारे पास 3 से विभाजित हो रहा है और 3 को 9 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 3। अब 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है, 3 को 3 से भाग देंगे, अंत में क्या मिलेगा? 1। यानी कि 336 हमारा किसके बराबर होगा? 2 गुणा 2, जो हमारे बाईं तरफ जितने भी हमने लिखे हैं अभाज्य संख्याएं, उन सबके गुणनफल के बराबर होगा। तो 336 आएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 4 बार। तो यहाँ से हमने लिख दिया 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह से 54, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ये बराबर होगा 2 गुणा 3 की घात 3 के बराबर आएगा। अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। एचसीएफ एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वही उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो अब आपके पास दो, जो भी हमारे पास उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे, दोनों में जो हमें दिखाई देंगे अभाज्य संख्याएं, वो होगी 2 और 3, और उनकी न्यूनतम घात को यहाँ लिखेंगे और उनका गुणनफल करेंगे। तो क्या मिलेगा? 2 गुणा 3 यानी कि 6 आपको एचसीएफ मिलेगा। ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका होगा जितनी भी हमारे पास अभाज्य संख्या शामिल है गुणनखंडों में, उन सारी अभाज्य संख्याओं की उच्चतम घात का गुणनफल लेंगे। तो क्या मिलेगा? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7। ये हमारे पास एलसीएम आएगा, जो कि आपका बराबर होगा 3024। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। आगे क्या करना है हमें? हमें ये सत्यापित करना है कि इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 336 गुणा 54 कितना आया? 18144। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? 6 गुणा 3024। ये हमारा किसके बराबर है? 18144। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ गुणा एलसीएम भी 18144 आ रहा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमारे पास 18144 आ रहा है। तो यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल से। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। क्या पूछा गया इस प्रश्न में? निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि लगाकर ज्ञात कीजिए। तो जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही इसमें है। अब यहाँ पर दो संख्याओं की जगह हमारे पास 3 संख्याएं आ गई हैं। तो 3 संख्याएं हमें दी गई है और हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास संख्याएं है 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंडन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे पास सबसे पहले 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 12 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से भाग देने पे क्या मिला? 6। 6 इधर है। अब 6 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से भाग दिया तो क्या मिला? 3। 3 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। 3 को 3 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 1। इसी तरह से 15 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। 3 को जब भाग दिया 15 से तो 5 मिला।
5 अभाज्य संख्या है, 5 को 5 से भाग दिया तो हमें भी कितना मिला 1। 21 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, 3 को जब 21 से भाग दिया 7 मिलेगा, 7 को 7 से भाग देने पे क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला 12 हमारा बराबर हो गया 2 की घात 2 गुणा 3, 15 बराबर है 3 गुणा 5, 21 बराबर है 3 गुणा 7। तो हमारे पास यहाँ से HCF किसके बराबर आ गया, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 12, 15, 21 में जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं उनमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हमें देखना है, यानी कि वो अभाज्य संख्या जो तीनों में शामिल है। अब वो कौन सी अभाज्य संख्या जो तीनों में शामिल है, 3 हमारे पास 12 के गुणनखंड में भी है, 15 के गुणनखंड में भी है और 21 के गुणनखंड में भी है 3। तो यहाँ से हमारे पास उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है 3, और उस उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात को हमें लेना है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है हमारे पास, 3 की घात 1 ही है। तीनों में अगर देखेंगे तो यहाँ हमें क्या लिखना है 3 की घात 1। अगर इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड इसमें शामिल होता तो हम उसका गुणा कर देते 3 के साथ, उसकी न्यूनतम घात को करके गुणा कर देते 3 के साथ। तो HCF इधर से हमारे पास क्या आ गया 3। एलसीएम क्या होगा कि जितने भी आपको 12, 15, 21 में इसका हमने गुणनखंड किया तो इसमें जितने भी अभाज्य संख्या दिख रही है उन सारे अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात का गुणनफल आपका क्या होगा एलसीएम। तो यहाँ से क्या होगा 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है गुणनखंड में, इसकी उच्चतम घात कितनी है 2 की घात 2, 3 की उच्चतम घात 3 की घात 1, 5 की उच्चतम घात 5 की घात 1 और 7 के लिए भी 7 की घात 1। यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 420 हमारे पास एलसीएम आ गया। अगला देखेंगे संख्याएं जो हमें दी गई है वो है 17, 23 और 29। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हम करेंगे तो हमारे पास 17 क्योंकि कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से भाग देंगे क्या मिलेगा 1। 23 भी अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 23 को भाग देती हो वो 23 ही होगी, तो हमें भाग देने पे क्या मिलेगा 1। 29 भी अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 29 को भाग देती हो वो क्या होगी 29, भाग देने पे क्या मिलेगा 1। 17 बराबर आ गया 1 गुणा 17, 23 बराबर आ गया 1 गुणा 23, 29 किसके बराबर आ गया 1 गुणा 29। यहाँ से HCF क्या होगा जो इसमें सब तीनों में ही शामिल हो हमारे पास। अब तीनों में जो शामिल है वो क्या है, एक हमारे पास ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1। एक हमारे पास जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो कि अभाज्य हो और जो तीनों में शामिल हो, तो आप यहाँ पर सबसे न्यूनतम घात को लेते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 17 की घात 1 है, तो 17 की न्यूनतम घात आपको कितनी दिख रही है, अगर आप यहाँ लिखोगे इधर 17 की घात आप 0 लिख सकते हो, तो 17 की घात 0 ये आपको न्यूनतम घात दिखेगी किसकी, अभाज्य गुणनखंड 17 की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 17 की घात 0 गुणा 23 की घात 0 गुणा 29 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात आप 0 करते हो तो वो आपका 1 के बराबर आता है, तो HCF कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या होगा जितने भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड है शामिल है, ठीक है, या जो आपने गुणनखंड के इसमें जितने भी आपके पास अभाज्य संख्याएं शामिल है उन अभाज्य संख्याओं की उच्चतम घात का गुणनफल करोगे, तो उच्चतम घात कितनी दिखाई देगी आपको 17 है यहाँ पर, तो 17 की घात 1 ये सबसे 17 की सबसे उच्चतम घात 1 ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 की घात 1 गुणा 23 की भी सबसे उच्चतम घात 1 ही है, तो 23 की घात 1 और 29 के लिए भी 29 की घात 1। तो एलसीएम क्या आ गया 17 गुणा 23 गुणा 29, ये आपका बराबर हो जाएगा 11,339। अब इधर देखिए हमें ये दिखाना है अगले प्रश्न में जो संख्याएं हमें दी गई है वो क्या है 8, 9 और 25। सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 8 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
भाग देने पे क्या मिला 4, 4 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, भाग देने पे क्या मिला 2, फिर 2 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगी, भाग देने पे क्या मिला 1। इसी तरह से 9 के लिए किया हमने और 25 के लिए किया। तो आपके पास 8 है वो बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर आ गया 3 गुणा 3 और 25 बराबर आ गया 5 गुणा 5। तो हमारे पास तीनों में कौन सी अभाज्य संख्या है जो तीनों में शामिल है? ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पर जो तीनों में शामिल हो। तो हमारे पास एचसीएफ जो होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ से 2 की घात 0, 2 की घात 0 ये आपके पास न्यूनतम मिलेगी। 3 की घात 0 ये भी आपके पास न्यूनतम घात आएगी 3 की, जो कि तीनों में शामिल हो। इसी तरह से 5 की घात 0 इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 करने पे आपको कितना मिलता है 1 मिलता है। ऐसी एलसीएम निकालेंगे। अब जितने भी आपके पास गुणनखंड आपने किया तो इन गुणनखंड में जो आपके पास उच्चतम घात मिलेगी अभाज्य गुणनखंडों की, उनका गुणनफल आपको करना है। तो 2 की घात कितनी आपको उच्चतम दिखाई दे रही है 3, तो 2 की घात 3 का गुणनफल गुणा करेंगे किससे 3 की कितनी उच्चतम घात दिख रही है 3 की घात 2, 3 की घात 2 से करेंगे और इधर से 5 की घात 2 से क्या मिलेगा आपको 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये आपको किसके बराबर दिखाई देगा 1800। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम और एचसीएफ कितना आया था 1। इसी तरीके से हमने इसमें हर संख्या के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। तो अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हो, 3 दी गई हो, 4 दी गई हो, तो आप इस तरीके से गुणनखंडन करके अभाज्य गुणनखंडन करके उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। अब आते हैं प्रश्न 4। अब इस प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया? दिया गया है कि एचसीएफ हमारा 306 और 657 का कितना दिया गया 9 और 306 और 657 का हमें एलसीएम बताना है। अब इसमें हम उस परिणाम का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और वो क्या था? हमें संख्याएं कौन सी दी गई है 306 और 657 और एचसीएफ कितना दिया गया है इन दोनों संख्याओं का 9 के बराबर। और हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया एचसीएफ की जगह 9 रखा, एलसीएम हमें निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 और 657 का गुणनफल 306 गुणा 657 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 306 गुणा 657 भाग 9 ये हमारा किसके बराबर हो गया 22,338 के बराबर हमारा एलसीएम आ गया। तो अगर आपके पास संख्याएं आपको पता है एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक आपको पता है तो आप दूसरा बता सकते हो। यहाँ एचसीएफ क्या है हमारा महत्तम समापवर्त्य और एलसीएम क्या है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न है 5। इसमें हमें क्या करना है जांच करें कि क्या 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 के साथ समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमें क्या दिखाना है कि 6 की घात n क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए हो सकता है कि क्या वो 0 अंक पे समाप्त हो। कैसे करेंगे इसे? ऐसा ही प्रश्न हमने पिछली कक्षा में भी किया था। देखिए 6 की घात n है, अगर वो मान लेते हैं कि अगर 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त हो रहा 0 अंक पर समाप्त हो रहा है तो उस जगह हमारे पास क्या होगा अगर कोई भी संख्या अंक 0 अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो किससे विभाज्य होती है 10 से विभाज्य होती है। अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य हो रही है तो वो 2 और 5 से भी विभाज्य होगी क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5। तो अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो वो 2 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी। अब जब हम
6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और उस पूरे की घात n। ये हमारा बराबर हो गया 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब अगर हम यहाँ देखें 6 की घात n हमारा बराबर है 2 की घात n गुणा 3 की घात n, यानी 6 के जो अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं हमें, वो कौन से दिख रहे हैं, 2 और 3। 5 हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या क्या है हमारे पास, 2 और 3। अब यहाँ पर 5 हमारे पास है ही नहीं इसका अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 5 है वो 6 की घात n का गुणनखंड नहीं है, तो 6 की घात n वो 5 से हम कहेंगे विभाज्य नहीं है। अगर हमारे पास 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं है, तो क्या 6 की घात n 10 से विभाज्य हो सकता है कभी भी? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी संख्या है वो 0 पे समाप्त हो रही है, तो उसको 10 से विभाज्य होना पड़ेगा, और 10 से विभाज्य अगर वो हो रही है तो उसे 2 और 5 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। लेकिन हमने दिखाया कि 6 की घात n जो है वो 5 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 6 की घात n है वो 0 अंक पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n ये हमारे पास क्या नहीं हो सकती, 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यही हमें खाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। इसमें क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जोड़ 5। हमें बताना है कि दोनों जो संख्याएं है ये हमें व्याख्या करना है कि क्यों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सबको पता है कौन सी होती है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके 2 से ज्यादा अभाज्य अ, गुणनखंड हो। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए पहली संख्या देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13। अब अगर हम यहाँ से 13 को बाहर निकाल लें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 जो है वो इस संख्या का 7 गुना, जो पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13, इस संख्या का हमारे पास जो 13 है वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। वही अगर दूसरी संख्या आप देखोगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5, तो पहली वाली संख्या के लिए तो 13 है वो इसका गुण अभाज्य गुणनखंड है। कैसे है, जैसे 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 है, तो 13 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 7 गुना 11 जो जोड़ 1, ये हमारा किसके बराबर है 13 गुना 77 जोड़ 1, ये किसके बराबर आ गया 13 गुना 78, यानी कि, और अब हम 78 को और गुणनखंडित कर सकते हैं, तो इसको और गुणनखंडित करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 78 को भाग देने वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग देने पे क्या मिला 39, 39 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 3 से भाग देने पे मिला 13, 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 13 से भाग देंगे तो अंत में क्या मिलेगा 1। 78 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 यानी कि 6 गुणा 13, यानी कि हमारे पास जो पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13, ये बराबर है किसके 13 गुणा 78 के बराबर आया था। 78 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 13, तो ये हमारे पास आ गया 13 गुणा 13 गुणा 6। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पहला हमें संख्या दी गई है उसके गुणनखंड कौन से 6 और 13 है, और 1 भी है, तो 1 को हटा दिया हमने और वो जो खुद संख्या है उसको हटा दिया, तो 6 और 13 इसके गुणनखंड है। तो क्योंकि मेरे पास हमारे पास क्या मिला, जो पहली संख्या है उसके हमारे पास 1 के अलावा और उस संख्या के अलावा वो जो संख्या है खुद
उसके अलावा हमारे पास और एक के अलावा और अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं पहली वाली संख्या के। तो अगर मेरे पास 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं किसी भी संख्या के, तो वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो यानी कि हमारे पास जो पहली संख्या दी गई है वो कैसी है? भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम दूसरी संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो दूसरी संख्या को देखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो हम इधर से बाहर निकाल सकते हैं। वो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे? जैसे हम 5 को बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा अंदर? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। अब ये जो संख्या है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 7, ये हमारी बराबर होगी किसके? 1400 सॉरी 1008 के बराबर होगी, जोड़ 1। अब इसको और देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5 गुणा 1009। जब गुणा करेंगे तो इधर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1009 को और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। ये एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या हमें दी गई थी, उसके लिए हमारे पास गुणनखंड आ गए 5 और 1009। तो 1 के अलावा और जो संख्या खुद है, उसके अलावा हमें और 2 गुणनखंड मिल गए, यानी कि जो संख्या हमें दूसरी दी गई है, वो भी कैसी है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न 7 है। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उसी मैदान के चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट के बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। सोनिया है, रवि है। वो क्या कर रहे हैं? एक गोलाकार पथ है हमारे पास मैदान के चारों ओर, उसके चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से शुरू किया और एक ही समय पर शुरू किया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगे 18 मिनट, रवि को लग रहे 12 मिनट। हमें ये बताना है कि जहां से उन्होंने शुरू किया था, उसी बिंदु पे दोनों वापस कब मिलेंगे? कितने समय के बाद मिलेंगे? तो यह ज्ञात करने के लिए कि 2 या अधिक वस्तुएं जो एक वृत्ताकार पथ पर एक ही प्रारंभिक बिंदु से और एक ही दिशा में चल रही है और वो प्रारंभिक बिंदु पर कब फिर से वापस मिलेगी, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें प्रत्येक वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं। कौन-कौन? सोनिया और रवि। सोनिया कितना समय लगा रही है एक चक्कर पूरा करने में और रवि कितना समय लगा रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में। उन दो वो जो समय हमारे पास दे रखे हैं, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा है, उस समय का हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तभी हम बता पाएँगे कि वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कब वापस मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें वो समय ज्ञात करना है जहाँ पर सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। तो ऐसा कब होगा? जब दोनों ने पूर्णांक संख्या में चक्कर पूरे किए हो और एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचे। क्योंकि जैसे ही आपके पास जिस बिंदु से आप चले उसी बिंदु पे वापस आए, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। फिर वापस से उसी बिंदु पे आओगे तो क्या बोलोगे कि दूसरा चक्कर पूरा हो गया। तो हमारे जो चक्कर है वो जब भी पूरे हो रहे हैं, तो वो किस में हो रहा है? पूर्णांक संख्या में आ रहे हैं। तो वो दोनों के दोनों अगर एक ही बिंदु पे होंगे, तो दोनों ने जितने चक्कर पूरे किए होंगे, वो कितने किस में दिखेंगे हमें? पूर्णांक संख्या में दिखेंगे। अब देखिए, हमें दिया गया है प्रश्न में कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगे,
रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। अब क्योंकि वे एक ही बिंदु पर एक ही समय पर शुरू कर रहे हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, वे शुरुआती बिंदु पर उस समय के बाद मिलेंगे जो उनकी व्यक्तिगत समय का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा? 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो 12 का आपको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग देने पे क्या मिला? 6, 6 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग देने पे क्या मिला? 3, और 3 को 3 से भाग देने पे 1। 18 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, भाग देने पे क्या मिलेगा? 9, 9 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 3 को भाग देने पे क्या मिलेगा? 3। ऐसे ही क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है तो 3 को 3 से भाग देने पे 1 मिल गया। तो यहाँ से 12 किसके बराबर होगा? 18 हमारा बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 की घात 2। 12 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बराबर होगा 2 की घात 2 गुणा 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 12 और 18 का एलसीएम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया। जैसे आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो आप लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाल सकते हो? जो दोनों आपके पास अभाज्य गुणनखंड है, दोनों में जो आपके पास अभाज्य गुणनखंड है, उनकी उच्चतम घात का गुणनफल करोगे। तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड कौन-कौन से? 2 और 3 दोनों में। इनकी उच्चतम घात कितनी दिख रही है? 3 की घात 2 और 2 की घात 2, दोनों का गुणनफल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये आपके पास हो गया 4 गुणा 9 यानी कि 36 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि रवि और सोनिया प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कौन से समय के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।